स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो आपके पोएट्री क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर है। आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके ऑथर हैं जॉन डॉन, और जॉन डॉन की जीवनी के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं जॉन डॉन की जीवनी को। बॉर्न इन लंदन 1572, यानी जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था और 1572 ईस्वी में हुआ था। इन्हें रोमन कैथोलिक फैमिली, एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। कुछ लड़के पूछेंगे सर ये रोमन कैथोलिक फैमिली क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि रोमन कैथोलिक फैमिली क्या होता है। देखिए, आप तो जानते होंगे कि दुनिया में एक मजहब होता है, एक धर्म है जिसका नाम ईसाई है। ईसाई एक धर्म है। इस धर्म में क्या होता है कि सबसे पहले इसके भी बहुत सारे विभाजन है, इसके भी मानने वाले कई प्रकार के होते हैं। किसी को रोमन कैथोलिक कहते हैं, किसी को प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, ईसाई जो है, अभी मैं दो ही प्रकार लिख रहा हूं, वैसे दो प्रकार के नहीं होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन दो से ही हमको, इसमें बस दो प्रकार को जान लेंगे तो इनको हम लोग समझ जाएंगे। एक ये है और एक थोड़ा आगे इसमें काम लगेगा, उसको लिख देते हैं। तो ये जो है रोमन कैथोलिक, ओके, और एक होता है प्रोटेस्टेंट, ओके, ये दो होते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था, इनके माँ बाप रोमन कैथोलिक थे, इनका जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। लेकिन जरा सोचिए, मजे की बात यह है कि जब इनका जन्म हुआ था ना बाबू, उस समय जो हमारे इंग्लैंड का माहौल था, वो इंग्लैंड का माहौल कैसा था? एंटी रोमन कैथोलिक, यानी इंग्लैंड का मिजाज माहौल, वहां की हवाओं में क्या बस रहा था? तो वहां कैथोलिक के विरुद्ध माहौल था। कैथोलिक लोगों को पसंद नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वहां धीरे धीरे प्रभाव किसका बढ़ रहा था? प्रोटेस्टेंट वालों का। यानी प्रोटेस्टेंट जो हैं उनकी आबादी, उनकी धीरे धीरे वैसे लोग जो प्रोटेस्टेंट को समर्थन करते थे उनकी आबादी बढ़ने लगी, और वो लोग रोमन कैथोलिक को अच्छा नहीं समझते थे, और जो रोमन कैथोलिक मानते थे उनको टारगेट भी करते थे। और इसका नतीजा आपको इसमें दिखेगा। देखिए, forced to leave ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी हमारे जो ऑथर है जॉन डॉन, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए थे पढ़ने के लिए, और उनको उनके धर्म की वजह से, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक थे और इंग्लैंड में भी चल क्या रहा था? प्रोटेस्टेंट, यानी कि उनकी धर्म की वजह से क्या हुआ कि उनको बिना डिग्री दिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल के फेंक दिया गया। वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लेकिन उनके साथ ही हुआ। लेकिन फिर भी देखिए, आप अपने राइटर को देखिए, इनका हौसला कितना मजबूत। उसके बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। ये स्टडीड लॉ, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, एंड रीड थियोलॉजी, और थियोलॉजी को भी पढ़ा, और इन्होंने भाग लिया। कहां? पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन, 2 नेवल एक्सपेडिशन में भाग लिया। अब लड़के कहेंगे सर ये नेवल एक्सपेडिशन क्या है, तो मैं बता दूं कि नेवल एक्सपेडिशन क्या है। देखिए, नेवल एक्सपेडिशन का शुद्ध हिंदी होता है नौसेना अभियान। आज का नौसेना अभियान और पहले का नौसेना अभियान, दोनों में बहुत अंतर है। चलिए सबसे पहले आज का नौसेना अभियान बताते हैं। आज का जो नेवल एक्सपेडिशन होता है बाबू, वो देश देश के बीच में होता है। 2-3 देश मिलकर संयुक्त रूप से अपनी नौसेना की आर्मी को एक जगह एकत्रित करती है, और उनका प्रैक्टिस होता है, ताकि उनकी प्रैक्टिस और मजबूत हो सके, ताकि कभी कोई हमारे समुद्री इलाके से आकर हमारे देश पर वार करेगा तो हम उससे लड़ सके। आज का नेवल एक्सपेडिशन ऐसा होता है। लेकिन पहले तो देश था नहीं, देश का कॉन्सेप्ट था नहीं, पहले साम्राज्य चला करता था कि इनका राज इतना एरिया तक है, इनका राज इतना एरिया तक है। पहले ऐसा भी नियम था कि, ऐसा भी नियम नहीं था कि आज जैसा नियम है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं कर सकता, या अटैक करेगा तो सारे देश बोलेंगे, पूरे विश्व के देश बोलेंगे। ऐसा कुछ पहले नहीं था। पहले था कि जो जिसको जीत लो वो उसका हो जाता था। तो उस समय जो नेवल एक्सपेडिशन का मतलब था नौसेना अभियान का, उसमें यह था कि नौसेना जाती थी दूसरे साम्राज्य की जो बाउंड्री लाइन होती थी समुद्र की, पानी पर उसका जितना अधिकार होता था, उसमें वो घुस के उसको जीत लेती थी और जीत के अपने में मिला लेती थी। तो इसको युद्ध आप समझ सकते हैं कि युद्ध ही समझिए। तो उस तरह के नेवल एक्सपेडिशन में 2 बार गए हैं जॉन डॉन साहब। अब उसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत जल्द एक नोबलमैन, अब लड़के पूछेंगे सर ये नोबलमैन क्या होता है सर? तो नोबलमैन का मतलब होता है एक प्रतिष्ठित आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, और उसके यहाँ ये सचिव बन गए, सेक्रेटरी बन गए। ओके, तो बने तो ठीक, लेकिन इनकी जॉब ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। अब तुम सोचोगे सर ऐसा क्या हुआ, इतने अच्छे आदमी हैं, इनकी जॉब क्यों नहीं टिकी, क्या हो गया इनके साथ, ये इन्होंने अपनी जॉब कैसे खो दी, इनको जॉब से क्यों निकाल दिया गया? तो देखो, सबका एक ही जड़ है, और तुम भी बखूबी जानते हो। ओके, वो है लड़के। ओके, अब तुम लोगों को तो कितनी बार बताया है कि दुनिया में आए हो ना तो थोड़ा समझ के चलो। इनके साथ वही हुआ जो नहीं होना था।
इनको एक लड़की से मोहब्बत हो गई, वो भी किससे, कौन लड़की थी वो जिससे इनको मोहब्बत हुई, इनके पैट्रॉन्स की भतीजी थी, इनके आश्रयदाता की भतीजी थी, नाम था एनमोर, उससे इनको मोहब्बत हो गया था और इन्होंने चुपके चुपके उसके साथ शादी कर ली। अंजाम देखा ना क्या हुआ। इसलिए तुम लोगों को कहता हूं, कई बार समझे बने, एक बार ना कई बार, कि जिंदगी में ना तुम भी सब कुछ खो दोगे इनकी तरह अगर बावले हो गए तो। ये तो चलो उस समय की बात थी, इन्होंने उसके बाद भी बहुत कुछ पाया। देखो क्या हुआ, इन्होंने चुपके से जाकर एनमोर से शादी कर ली, और चुपके से शादी की एनमोर से, तो इनको जेल हो गया। कुछ दिन बाद ये अपना केस जीते और वापस आ गए जेल से, लेकिन कुछ दिन के लिए जेल हो गया। अब बताइए कोई प्रतिष्ठित आदमी एक जेल में गए हुए आदमी को नौकरी पे कैसे रख सकता है। इसकी वजह से इनकी जॉब चली गई। और मजे की बात तो यह है कि जिस लड़की की वजह से इनको जेल जाना पड़ा, ओके, इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, ये नाम आप याद रखिएगा इस लड़की का, एनमोर। पूरी की पूरी कविता भी इसी लड़की के इर्द गिर्द इन्होंने लिखा है। ओके, तो सोचिए, वैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि सर जी इंदिरा के कहा ना दुनिया के प्रेमी जोड़ा में रख दे जा, लेकिन बाबू ऐसा ना, ये इतना भी महान काम नहीं कैले, इतना दुख दर्द नहीं उठैले जिस तरह के बहुत लोग उठैले बा, खाली तन मनी जेल में गए, नौकरी नहीं छूटल बा, समझे कि नहीं। तो इनको तुम उठा के किसी बड़े लैला मजनू के सीन में मत रख देना कि ये इनकी उपाधि लैला मजनू जैसी है, ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत दुख झेले, ये उतना नहीं झेले, इसलिए इसको मत रखना, समझे ना। और मेरा एक सजेशन है तुम लोगों को कि इनकी लाइफ की ये वाली पार्ट तुम जरूर अपनी जिंदगी में देखना है एक बार, कि इन्होंने अपनी नौकरी से हाथ धो दी, कुछ दिन के लिए जेल गए, किसकी वजह से, मात्र एक लड़की एनमोर की वजह से। और पूरी कहानी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी ये पोएम भी इसी लड़की के इर्द गिर्द घूमेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1615 में क्या हुआ कि इन्होंने 42 साल की उम्र में, 1615 में 42 साल की उम्र हो गई, इन्होंने जाकर एक चर्च में, नाम था एंजेलिकल चर्च, वहां जाके ऑर्डिनेशन ग्रहण किया। अब लड़की पूछेगा सर ये ऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, तो देखो ऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब होता है कि आप, जैसे ये ईसाई धर्म के मानने वाले थे, ये तो आपको पहले ही पता है, तो आप ईसाई धर्म में आप नाम सुनेंगे, फादर तक सुनेंगे, लेकिन फादर से ऊपर भी होता है, बिशप नाम होता है। तो आप किसी बिशप के पास जाएंगे और वहां जाके उनसे मिलेंगे। ओके, तो आप किसी बिशप के पास जाएंगे और वहां जाके उनसे मिलेंगे, तो क्या होगा, वहां जाके जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको धर्म गुरु की उपाधि देंगे। क्या करेंगे, वो आपको धर्म गुरु की उपाधि देंगे। तो आप जब उनसे मिले और वो आपको एक धर्म गुरु की उपाधि दिए, जिसकी वजह से आप कोई भी धार्मिक काम कर सकते हैं और धर्म के बारे में प्रीचिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसी को कहते हैं ऑर्डिनेशन। यानी चर्च में जाना और चर्च में बिशप से मिलना, और बिशप आपको ये कह दे कि जाओ आज से तुम को धर्म गुरु की उपाधि देते हैं और तुम धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करो, इसको ऑर्डिनेशन कहते हैं। 42 साल की उम्र में इनको धर्म से लगा हुआ और एंजेलिकल चर्च में जाकर इन्होंने ऑर्डिनेशन ग्रहण किया और धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया, और धीरे से बहुत जल्द ही ये ग्रेट प्रीचर बन गए, बहुत अच्छा प्रीचिंग करने वाले, समझाने वाले, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बन गए। और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के ऑथर के नाम जॉन डॉन, इनकी निजी जिंदगी को हम लोग जान चुके हैं। अब इनकी कविता के बारे में जानते हैं कि कविता कैसा लिखते हैं और इनकी कविताएं कैसी होती हैं। तो देखिए, ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। अब बच्चे सोचेंगे सर ये मेटाफिजिकल पोएट का मतलब क्या है, यानी ये ज्यादातर पोएट्री मेटाफिजिकल टाइप लिखा करते थे। तो मेटाफिजिकल का मतलब समझना है तो यहाँ देखिए, मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि एक ऐसी कविता जिसमें कंसीट हो, वीट हो, कॉलिकल स्पीच हो एंड एम्फेसिस ऑन स्पोकन रादर देन लिरिकल क्वालिटी ऑफ वर्स। अब इसको एक एक करके समझेंगे। तो मेटाफिजिकल पोएट का सबसे पहला जो क्वालिटी होता है, उसकी हर कविता में कंसीट होता है। कंसीट का मतलब क्या है, तो मेटाफिजिकल पोएट वो पोएट होता है, या मेटाफिजिकल पोएम वो पोएम होती है जिसमें कंसीट हो। कंसीट का मतलब होता है कि असंभव तुलना, यानी एक ऐसी तुलना करना है जो कि असंभव लगती हो।
अब मान लीजिए कोई इंसान है, उसकी तुलना सूरज से कर दीजिए, इंसान कभी सूरज बन सकता है जी? तो ये मेटाफिजिकल पोएट लोगों का काम है। मेटाफिजिकल पोएट क्या करते हैं, अपनी कविताओं में कंसीट पैदा करते हैं, और कंसीट का मतलब होता है ऐसी तुलना करना जो कि अतुलनीय हो, जैसे वो देखने में ही लगे कि असंभव है, तो उसको कहते हैं कंसीट। तो मेटाफिजिकल पोएट की सबसे पहली क्वालिटी होती है कि उसकी कविताओं में कंसीट होता है। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उनकी कविताओं में वीट भी होता है, यानी उनकी कविताओं में कुछ बुद्धि वाली बातें की हुई रहती है, इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं, समझ वाली बातें भी होती हैं, ठीक है। और वो लोग कोई ना कोई एक ऐसा प्रश्न जरूर पूछते हैं मेटाफिजिकल पोएट अपनी कविताओं में, जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है, वो साइंस को चैलेंज भी करते हैं। यानी मेटाफिजिकल पोएट के अंदर काफी समझदारी होती है, और वह समझ भी उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। यानी मेटाफिजिकल पोएम की सबसे बड़ी दूसरी खूबी है कि उसमें समझ वाली बात होगी, उसमें इंटेलेक्चुअल्स बात होंगी, और उसमें कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर साइंस के पास नहीं है, अभी भी नहीं है। वैसे क्वेश्चन वो लोग उसमें उठाने की कोशिश करते हैं। कॉलिक्वल स्पीच। और मेटाफिजिकल पोएट की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कोई भी पोएट्री लिखे, कोई भी पोएम लिखे, उसमें वह अपनी बातों को साधारण तौर पर, कॉलिक्वल स्पीच का मतलब अपनी बातों को साधारण तौर पर रखना, उसमें ज्यादातर घुमा फिरा की बातें नहीं करना, साधारण तौर पर रखना, ओके। और इसकी चौथी विशेषता होती है कि एम्फेसिस ऑन स्पोकन रेदर देन लिरिकल क्वालिटी ऑफ वर्ड्स। वो अपने लिखे गए वर्ड्स, एक एक लाइन की क्वालिटी को चेक नहीं करते, बल्कि वो इस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि जो हम कहना चाहते हैं वो बातें इसमें आ रही है कि नहीं। तो मेटाफिजिकल पोएट की 4 विशेषताएं हैं। कंसीट यानी एक ऐसी तुलना करना जो असंभव सा लगता हो, और वीट यानी कोई समझदारी वाली बात करना, कोई ना कोई इसमें समझदारी वाली बात की जाएगी जो कि आपको लगेगा, और उसमें कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन उठाया जाएगा जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है। कॉलिक्वल स्पीच, इसका मतलब है कि अपनी बातों को साधारण तौर पर रखना। और लास्ट, एम्फेसिस ऑन द स्पोकन रेदर देन लिरिकल क्वालिटी ऑफ वर्ड्स, यानी आप अपने लाइन की, अपने लिखी गई एक एक लाइन की आप उसका लिरिक्स मत चेक कीजिए, रिदम टोन मत चेक कीजिए, बल्कि ये उसमें रहता है कि हम ये चेक करेंगे कि हम जो कहना चाहते हैं वो इसमें आया कि नहीं। ये है मेटाफिजिकल पोएट की अपनी विशेषता, ठीक है। अब आइए, इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण रचना है द फ्ली। इन्होंने बहुत अच्छी एक रचना लिखी है द फ्ली। अब इसके भी ऑथर है जॉन डॉन। थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इनके मेटाफिजिकल पोएट होने का सबूत आपको मिल जाए। द फ्ली एक मक्खी की कहानी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि वह मक्खी इनका खून चूस लेती है, उसके बाद से इनकी मिसेस, इनकी मैडम का खून चूस लेती है, और उसमें लिखने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारे भी खून को इसने चूसा और मेरे भी खून को चूसा, और दोनों खून एक दूसरे में इसके अंदर जाकर मिक्स हो गए। इस तरह से हम दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लिया। समझ रहे हैं, हम दोनों ने एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लिया। यानी देखिए कितना खतरनाक सोच है इनकी कि मक्खी जो है उसने क्या किया, इनका खून चूसा और इनकी मैडम का खून चूसा, और वो बोलते हैं कि दोनों खून चूंकि इसके अंदर चलेगा और दोनों को इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिला दिया, इसलिए समझो कि हम दोनों भी एक दूसरे से मिल गए और हम दोनों का संबंध भी बन गया। यानी ये दिखाता है कि कितना जबरदस्त यहाँ पर असंभव तुलना किया गया है। समझ रहे हैं, खून मिलने से, मक्खी के अंदर खून मिल रहा है और वो कह रहा है कि चलो हम तुम्हारे साथ समझो कि एक संबंध बनाने के बराबर है, हमने बना लिया। तो ये एक कंसीट की निशानी है, देखिए कंसीट है इसमें। तो द फ्ली का आपने कंसीट देखा, तो इससे पता चलता है कि जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है। ओके, अब आगे चलते हैं कि जॉन डॉन को पसंद क्या है, जॉन डॉन को क्या पसंद है, जॉन डॉन क्या लिखना चाहते हैं। तो जॉन डॉन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए, यानी इनकी सबसे अच्छी खासी लिखने वाली चीज थी सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, इस पर ज्यादा इनका कमांड था। वैसे ये सटायर भी लिखते हैं, एलेगीज भी लिखते हैं, सरमन्स भी लिखते हैं। चलिए हम बताते हैं सटायर्स क्या है। सटायर का मतलब चुटकुला का है, जिसमें प्रहसन बोल सकते हैं, जिसमें हंसी वाली बात हो, कॉमेडी टाइप समझ लीजिए। एलेगीज का मतलब शोक गीत, जिसमें कोई ना कोई शोक हो उसके बारे में। सरमन्स का मतलब था प्रवचन। आपको तो मालूम है कि जाकर ऑर्डिनेशन ग्रहण कर लिए थे, तो ये एक तरह से धर्म गुरु बन गए थे, तो प्रवचन तो अच्छा दे रहे थे, तो प्रवचन भी ये लिखा करते थे, शोक गीत लिखा करते थे, प्रहसन लिखा करते थे, सॉन्ग लिखा करते थे। अब सोनेट का जानते हैं कि सोनेट क्या होता है। तो देखिए सोनेट का मतलब होता है कि सोनेट एक 14 लाइंस की कविता होती है, मात्र 14 लाइंस होता ही है। जो भी कविता 14 लाइंस की होती है उसे सोनेट कहते हैं। सोनेट भी लिखते थे। सोनेट में 2 भाग होते हैं। पहली जो होती थी
पहला जो होगा स्टेंजा उसमें 8 लाइन होगा और दूसरे स्टेंजा में 6 लाइन होंगे। 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि सोनेट कुछ नहीं है, सोनेट एक 14 लाइन की कविता है जो 2 स्टेंजा में होती है। पहले स्टेंजा में 8 लाइन जिसे ऑक्टेव कहते हैं और दूसरे स्टेंजा में 6 लाइन जिसे सेस्टेट कहते हैं। तो ये सोनेट भी अच्छी खासी लिख लेते थे। ओके, तो बच्चों आपने क्या सीखा कि इनकी अच्छी खासी कमांड सॉन्ग एंड सोनेट पर थी। वैसे सटायर भी लिखते थे, इलेगिक भी लिखते थे, सरमन्स भी लिखते थे। तो अब आते हैं, इन्होंने क्या किया कि जो पीछे एक ट्रेडिशन था कि जब कोई पोएट पोएम लिखता था तो वो पेट्रार्चन ट्रेडिशन को फॉलो करता था। ऐसे ट्रेडिशन को इन्होंने तोड़ दिया। अपने किसी भी पोएम में इस प्रकार के ट्रेडिशन को इन्होंने फॉलो नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पेट्रार्चन ट्रेडिशन क्या होता है। तो देखो, सोनेट में पेट्रार्चन ट्रेडिशन ऐसा होता है कि जो 8 लाइन होते हैं वो अब्बा अब्बा होता है, अब्बा अब्बा, राइट। इसको ऐसे याद कर लेना, अब्बा अब्बा। ओके, यानी ए बी बी ए बी बी ए, यानी पहली लाइन जो है चौथी लाइन से मैच करेगी, पांचवी लाइन से मैच करेगी उसका टोन। ओके, पहली लाइन जो होगा वह चौथी और पांचवी और आठवीं लाइन से उसका टोन मैच करेगा। दूसरी और तीसरी और आपका छठी और सातवीं, इन सब का टोन आपस में मैच करेगा। जो बी बी लिखा है इनका लास्ट का टोन मैच करेगा, जो ए लिखा है उनका लास्ट का टोन मैच करेगा। और एक ए जहां लिखा वो फर्स्ट लाइन है, बी जहां लिखा वो सेकंड लाइन है, फिर बी लिखा वो थर्ड लाइन है, फिर ए लिखा वो फोर्थ लाइन है। तो आप समझ सकते हैं कि रिदम क्या, पेट्रार्चन ट्रेडिशन का मतलब होता था कि जब आप सोनेट लिखेंगे तो उसके 8 लाइन जो लिखेंगे उसमें क्या करेंगे कि पहले लाइन का जो लास्ट वाली टोनिंग है, जो रिदम है, वो चौथी, पांचवी और आठवीं लाइन से मिलना चाहिए। और जो दूसरी, तीसरी और छठी और सातवीं लाइन है इनका लास्ट वाला टोनिंग मिलना चाहिए। ये इसको बोलते हैं पेट्रार्चन ट्रेडिशन। और पेट्रार्चन ट्रेडिशन में 6 लाइन को कैसे लिखते हैं, तो उसमें 2 तरीके से लिख सकते हैं, सी डी, यानी पहली, दूसरी, तीसरी लाइन लिख ली है, उसमें कोई मिलाप नहीं होगा, लेकिन पहला का मिलाप चौथे से, दूसरे का मिलाप पांचवे से और छठे का मिलाप तीसरे का मिलाप छठे से होगा। नहीं तो कैसा लिखा जाता है, सी डी, यानी पहला दूसरा पहले लिख लिया जाएगा, फिर इसको रिपीट किया जाएगा। पहले का तीसरे से और पांचवे से मैचिंग होगा टोन, और दूसरे, चौथे और छठा का टोन मैचिंग होगा। तो इस तरह के ट्रेडिशन को, इस तरह के जो रिदम मिला के लिखते थे, इस रिदम को कहते हैं पेट्रार्चन ट्रेडिशन। और ऐसे पेट्रार्चन ट्रेडिशन को इन्होंने तोड़ दिया। इस तरह के रिदम को अपनी कविताओं में इन्होंने फॉलो ही नहीं किया, कभी फॉलो नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि यह अपनी तरह से लिखते थे। ये वर्ष को जो भी लिखते थे, जो भी कविता लिखते थे, अपनी तरह से लिखते थे। पेट्रार्चन ट्रेडिशन को इन्होंने फॉलो नहीं किया, उसको तोड़ दिया। और इन्होंने क्या किया, यूज्ड साइंस एंड ज्योग्राफिकल एग्जांपल। और इन्होंने अपनी कविताओं में साइंस और ज्योग्राफी के, प्लैनेट के, तारों के, सितारों के, ग्रह के एग्जाम्पल्स ले लेके और अपनी भावनाओं और अपनी कविता के अंदर अपने कैरेक्टर्स की तुलना प्लैनेट से और साइंस के एग्जाम्पल से किया है, और काफी अच्छे तरीके से किया और समझाने की कोशिश की है। ये चीज आपको इस वाले चैप्टर में भी, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में भी दिखेगा कि इन्होंने अपनी जो तुलना की है वो प्लैनेट से की है, उन्होंने अपनी तुलना स्टार्स से की है, साइंस और ज्योग्राफिकल एग्जाम्पल से की है। यानी ये अपनी बातों को रखने के लिए साइंस और ज्योग्राफी के एग्जाम्पल्स को लेते थे और उनसे तुलना करके अपनी बातों को पोएम के जरिए समझाते थे। इनका बेसिकली पोएम किस चीज पर लिखते थे, तो ये पोएम लिखते थे लव पे, डेथ पर और नेचर पर ये पोएम लिखते थे। और भी बहुत सारे तरह के पोएम लिखते थे, लेकिन ये बेसिकली इन 3 चीजों पर इनका कमांड था, इन पर ज्यादा ये पोएम लिखे हुए हैं। ये है जॉन डन की शॉर्टकट, इनकी अपनी कहानी। थैंक यू।